न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी बोले, बिहार चुनाव चोरी की कोशिश। जिंतन राम मांझी ने नीतीश की मुफ्त बिजली योजना का समर्थन किया। इंदौर बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, 8वीं बार खिताब जीता। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। बिहार चुनाव को चुराने की कोशिश, बोले राहुल गांधी। ओडिशा से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा, बिहार चुनाव को महाराष्ट्र की तरह चुराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। लोकतंत्र की हत्या खुलेआम हो रही है। श्री भक्तचरण दास जी, हमारे सीएलपी लीडर श्री रामचंद्र कदम जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री निरंजन पटनायक जी, आदरणीय शरद जी, आदरणीय जयदेव जिन्ना जी, हमारे उपस्थित सप्ताह उल्कागिरी जी, माननीय सांसद और इंचार्ज हमारे श्री हरिचंदन जी, श्रीकांत जैना जी, रामचंद्र खूटिया जी और हमारे ताराबाई, सभी उपस्थित पीसीसी के सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, यूथ एनएसवाई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, विभिन्न फ्रंटल संगठनों के सभी सम्मानित साथियों, उपस्थित सभी सम्मानित विधायक भाइयों, आप सबके तरफ से दिल की गहराइयों से आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं। साथियों, ये उड़ीसा की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। अपने महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जोरदार स्वागत करिए, जोरदार स्वागत करिए, ताली बजाकर अभिवादन करिए, ताली बजाकर अभिवादन करिए। हमारे जिलाध्यक्ष जी भुवनेश्वर, यूथ एनएसवाई, महिला कांग्रेस के तरफ से स्वागत हो रहा है। भैया जल्दी जल्दी, मुकीम भाई भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन जी, राहुल गांधी, आवाज नहीं आ रही है भैया, जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए, राहुल गांधी। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्वागत भाषण के लिए आदरणीय श्री भक्तचरण दास जी, जो यहाँ उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आए और अपना उद्बोधन दे, स्वागत भाषण करें। आदरणीय भक्तचरण दास जी। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, केसी वेणुगोपाल सर जिंदाबाद, पूरी ताकत से साथियों, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भक्तचरण दास जी। स्वागत भाषण के लिए राहुल गांधी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भक्तचरण दास जी, आइए और स्वागत उद्बोधन करिए। आज की इस ऐतिहासिक संविधान बचाओ सभा में उपस्थित हमारे देश के वंचित लोगों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए लड़ने वाले, जो गांव से लेकर इस देश के अनेक भूमिका में रहे हैं, रेल मंत्री तक रहे हैं और दलितों में एक आस्था और विश्वास की पैदा किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनकी स्वाभिमान, सम्मान और लोगों के प्रति उनकी भावना को देखते हुए उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी
श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने दिया था। और वो जितना निभा रहे हैं, आज तक कभी रुके नहीं। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी, हार्ट ऑपरेशन के 4 दिन बाद उन्होंने बिहार में प्रोग्राम किया था, जब मैं इंचार्ज था उसी स्थिति में गए थे। वो महान हम लोगों के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष का मैं इस सभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभा में भारत के जन जन के नेता, युवाओं के, विद्यार्थियों के प्रेरणा के स्रोत, श्रमिकों के साथ मिलकर लड़ाई करने वाले, किसानों की हक के लिए लगातार लड़ने वाले, हथरस से लेकर के चारों ओर जहां जहां महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, यहां तक कि निर्भया का केस में उन्होंने परिवार के लोगों को जो राहत पहुंचाया, निर्भया केस में इतिहास भूल नहीं सकता, और परिवार इस बात को जानता है। वो महान नेता, देश के भविष्य, जो शक्तिमान वास्तव में है। एक तो मोदी कहता है बहुत बड़ा शक्तिमान, ईडी, आईटी, इलेक्शन कमीशन, न्यायालय, सारे संस्थानों को कमजोर करके अपना कब्जे में, जेब में रख के वो शक्तिमान दिखाता है। लेकिन मेरा नेता, इस जन जन के नेता, आप सबके नेता राहुल गांधी जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी भारत मां के गोद में पैदल चल के पूरा 4000 किलोमीटर चलते हैं और लोगों में विश्वास की स्थापना करते हैं, भय को लोगों को दिल से निकाल के फेंकते हैं। जिस तरह का आतंक और भय भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोदी जी और उनके सरकार ने फैलाया था, उस सब को तोड़ के, दहाड़ के राहुल गांधी जी शक्तिमान की तरह, इस तरह से दहाड़ के दुनिया में सच्चाई बोल रहे हैं। वो महान लोगों के दिल में, दिमाग में बैठने वाले, जिनके लिए आप गांव गांव से, पूरे राज्य से यहां आए हो, वो मेरे नेता, आप लोगों के नेता, देश के भविष्य राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, जिनके बारे में मैं जो जानता हूं मैं लोगों को कहता हूं, लेकिन यहां पर कह के आपका समय मैं लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप ऐसे एक व्यक्ति जो भय से परे है, जरूरत से परे है, लोभ, लालच, माया, सारे चीजों की बंधन से मुक्त है, वो है राहुल गांधी। उनका मैं आप लोगों के बीच में ओडिशा के धरती पर, जगन्नाथ जी के भूमि पर स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और हमारे बीच में हम सभी को साथ देते हुए हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी आए हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं। और आज जो लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई शुरुआत है। पिछले अगले 1 साल में ऐसा 10 रैलियां होगा ओडिशा में। हमारे नेता लोगों से हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, आएंगे और आपकी हौसला बनाएंगे, ओडिशा के जनता का विश्वास जीतेंगे और कांग्रेस ओडिशा के लोगों के साथ रह के काम करेगा और आपकी विश्वास सर्जन करेगा। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीएलपी लीडर आदरणीय श्री रामचंद्र कदम जी को आहूत करूंगा कि आप आए और अपने विचारों को इस सभा को संबोधित करें। आज ओडिशा रे गोटे इतिहास सृष्टि हम जे आज आमर बरमुंडा पड़िया रे विशाल समावेश रे आज आम मांगर प्रिय नेता जे कि लोकसभा विरोधी दल नेता श्री राहुल गांधी महोदय आसी। आज एआईसीसी आमर नेता सभापति श्रीजुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी महोदय, मंचासीन होता कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी संगठन केसी वेणुगोपाल महोदय, आज मंचासीन होता आमर आदरणीय इंचार्ज अजय कुमार लोलू महोदय, आमर प्रिय सभापति ओडिशा श्री भक्तचरण दास महोदय, मंचासीन होता समस्त विधायक, मंचासीन होता समस्त
ओडिशार नेतृत्व स्थानीय व्यक्ति माने नेता माने आप माने समस्ते आज ये जन समुद्र इतिहास रे रहिबो। आज राहुल गांधी आज आछंती ओडिशार डबल इंजिन को आमे आज आमे समस्ते शपथ लेबा। आप जो समुद्र है आमे तांको आगामी दिन रे आमे शिखाई देवा पड़बो जे ओडिशा रे जो कांग्रेस आज विप्लव सृष्टि करछि आप मान समझ जानती। ओडिशा विधानसभा रे आदिवासी लड़ाई चलीतिला महिला मानक झियो मानकर निर्यातना उपरे लड़ाई चलीतिला जो कि ये डबल इंजन सरकार आज आमको सस्पेंड समस्त 14 विधायक को सस्पेंड कले किंतु आमे भय करूनो आपण लड़ाई आम राहुल जी जो लड़ुचंती आज आप समझ जानते 14 विधायक भितरे 9टा विधायक जे कि नियमगिरी रे लड़ीतिले आदिवासी पाई राहुल गांधी लड़ीतिले आज अनडिवाइडेड कोरापुट जिल्ला रे गांधी फैमिली को कांग्रेस को बल पाती तेणु 9टा विधायक आदिवासी को नेले 14 रु 9 को आदिवासी मन को निर्वाचित करछंती से भितर मते जन को आज सेल्फ लीडर करबा सौभाग्य देइछंती। मु आशा करे आगामी दिन रे कांग्रेस विधानसभा भितरे विधानसभा रे लड़ाई निश्चित हम राहुल गांधी निर्देश रे आप समस्ते एति कोई वक्तव्य शेष के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएलपी साहब। अब हम सबके बीच में जन जन के प्रिय युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, मजलूमों को बचाने के लिए यात्रा करने का काम किया। निश्चित तौर से हम सबके नेता, हमारे देश के संसद के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप आए और अपना उद्बोधन कर। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इसको ऑफ कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अजय कुमार लल्लू जी, भक्त चरण दास जी, रामचंद्रन कदम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के उड़ीसा के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से गर्मी में हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मूड कैसा है? नहीं नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड आपका? आप लोग जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके खून में, डीएनए में कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे बब्बर शेर हैं, आप उड़ीसा की जो जनता है उनकी रक्षा करते हो। उड़ीसा की सरकार का सिर्फ एक काम है, उड़ीसा का जो धन है
उसको ओडिशा की गरीब जनता से चोरी करने का काम है। आपकी सरकार सिर्फ यही करती है। पहले बीजेडी की सरकार ये करती आई, अब बीजेपी की सरकार यही काम कर रही है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और बीजेपी की सरकार, ये लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ही इस लड़ाई को ओडिशा के, वही इस लड़ाई को ओडिशा की जनता के साथ मिलकर जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। भाइयों और बहनों, ओडिशा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पैसा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है और कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। विकास, भाइयों और बहनों, विकास
2-3% के लिए नहीं होता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहां की सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। और मैं यहां स्टेज से कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे। मैं खड़ा मिलूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे। पूरे देश में उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान, ओले से उनका नुकसान होगा, तो ये नई योजना उनकी मदद करेगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे पैसा लिया, गरीब जनता से, गरीब किसानों से पैसा लिया, प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए सरकारों से पैसा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया, और वो पैसा उन्होंने उन्हीं 3-4 बड़ी कंपनियों को दिलवाया। आज सच्चाई यह है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ओला गिरता है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का पैसा, स्टेट सरकारों का पैसा, यूनियन दिल्ली की सरकार का पैसा उठाकर इन कंपनियों को दिया। मगर ये कंपनियां जब आपका नुकसान होता है, आपका पैसा वापस आपको नहीं देती हैं। यह सच्चाई है। और उड़ीसा के किसी भी किसान से आप ये पूछ लीजिए, जहां भी यहां पे नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आती है, आप जाके पूछिए, किसान से पूछिए, क्या आपको बीमा योजना का पैसा मिला? और एक आवाज से उड़ीसा के सारे किसान आपको जवाब देंगे कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा चोरी किया गया, हमारा पैसा बीमा योजना में हमें नहीं मिलता है। मैंने शुरुआत में कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ आक्रमण है। संविधान गरीबों की रक्षा करता है, संविधान किसानों की रक्षा करता है, मजदूरों की रक्षा करता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि यह देश अदानी का है, अंबानी का है, अरबपतियों का है। यह आप संविधान खोल के देखिए, इसमें लिखा है कि यह देश हर नागरिक का है, इसमें हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। जमीन इस देश की है, गरीब जनता की है, किसानों की है, किसी एक अरबपति की नहीं है। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं, एक नाम दिखाई देता है, अदानी, 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए
रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको ओडिशा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह ओडिशा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने ओडिशा के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है? ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां आती हैं, आपकी जमीन ले जाती हैं, आपका धन ले जाती हैं, आपकी जो नेचुरल वेल्थ ले जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके कितने लोगों को रोजगार देती है? आप मुझे बताओ। आपका रोजगार खत्म करती हैं, छोटे बिजनेसेस को, छोटी कंपनियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म करती हैं, और फिर आपकी जमीन, आपका धन, आपका जंगल, आपका जल उठा के ले जाती है। और एक नई बात शुरू हुई है ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है, और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसीलिए हम यहां आए हैं, और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं, या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। एक बात मैंने भक्तचरण दास जी को कही, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है, और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये ओडिशा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए
मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप उड़ीसा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है, और अगर हमें उड़ीसा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है, क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। जाओ, लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष, देश में संसद में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि आप आए और अपना यशस्वी उद्बोधन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ये जो सभा है, इसमें उपस्थित और अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात की है, उनको मैं अपने पार्टी के ओर से उनका स्वागत करता हूं। इसी मंच पर बैठे हुए केसी वेणुगोपाल जी, अजय कुमार, लालू जी, भक्त चरण दास जी, रामचंद्र कदम जी, निरंजन पटनायक जी, प्रसाद हरिचंद्र जी और श्रीकांत जेना जी, जयदेव जेना जी और सप्तगिरी उल्का जी, शाहनवाज चौधरी जी और इस मंच पर बैठे हुए सारे मेरे भाइयों और दूर दूर बैठे हुए मेरे माताएं, बहनें
किसान भाइयों, आदिवासी बंधुओं, दलित बंधुओं और मीडिया के मेरे दोस्तों, ओडिशा एक बहुत बड़ा महत्व रखने वाला राज्य है। सबसे पहले मैं हमारे महान नायक उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को नमस्कार करता हूं। बैरिस्टर मधुसूदन दास और यहाँ के सभी महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ी है और अपना आवाज देश के आजादी के लिए उठाई है। उन सब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन सबको मैं नमन करता हूं। कांग्रेस सरकार यहां पर जब थी और केंद्र में जब थी, तब यहां पर प्रदीप पोर्ट, रूरकेला स्टील प्लांट, हीराकुंड, नालको, एनटीपीसी, चिल्का नवल एकेडमी, मंचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री, कोरपुत में HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी चीजें अगर किसी ने बनाई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मेरे को बताओ, मोदी जी कौन सा फैक्ट्री यहां पर लाए हैं? क्या काम उन्होंने किया है हमारे ओडिशा के जनता के लिए? भाइयों, भुवनेश्वर में एम्स और निसीर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और कई शिक्षा संस्थान हमने कायम किए हैं। कलाहंडी, बोलानगिर और कुर्तापूत केबी के जिलों में ट्रांसफॉर्मेशन की योजना बनाई है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में भुवनेश्वर को अगर राजधानी किसी ने बनाई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई। ये कोई नहीं थे। आज जो बीजेपी को लोग उड़ उड़ के बात करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भुवनेश्वर के लिए, ओडिशा के लिए जीरो है। जीरो है ना? अरे ये बगैर काम करे मुफ्त में प्रचार लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ओडिशा के जनता के साथ खड़े होकर ओडिशा के लिए कांग्रेस ने काम किया और आज इसी वजह से ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए। लेकिन मोदी जी कोई काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था, उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। अभी जैसा राहुल जी ने कहा, जंगल, जमीन, जल, ये सभी मोदी जी अपने मित्रों को दे रहा है। लेकिन यहां की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं हम। यहाँ के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल
हमारी गवर्नमेंट थी, केंद्र में 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया? 160। और 160 में उन्होंने अब तक कम से कम 23 पब्लिक सेक्टर्स, बड़े कारखाने मोदी ने बेच डाला। मोदी का काम यही है, कमाओ आप, खर्च करेंगे हम, बेचेंगे हम, खाएंगे हम। तो इसीलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ओडिशा कांग्रेस को जीत दिलाएगी तब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज्य बनेगा, यह आप ध्यान में रखिए। और कौन से भी बीजेपी हमेशा ये करती है कि पहले तो चीफ मिनिस्टर चुनती है, उसके साथ ही साथ अदानी अंबानी पीछे लगते हैं। कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी खनन अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पावर प्लांट बनाना है, ये ढूंढते रहती है। तो इसीलिए इन लोगों को हम सबक सिखाना है। और मुझे मालूम है कि ओडिशा के लोग मजबूत हैं और ऐसे बीजेपी को सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। मैं अपने नौजवानों से मैं ये बात कहूंगा कि जो कांग्रेस ने फॉरेस्ट एक्ट लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया और 2006 में लाया, आज उसको कमजोर मोदी सरकार कर रही है। अरे ये तो आपका जीने का मरने का सवाल है। फॉरेस्ट एक्ट किसके लिए बनाई? सोनिया गांधी जी ने गरीब की रक्षा करने के लिए, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा आपके ऊपर दोष आएगा। इसीलिए आपको लड़ना होगा, सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। और उसी के साथ मैं परसों छत्तीसगढ़ गया था। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां भी यही है, जितने भी आदिवासी के लोगों के जमीन है, जंगल है, वो काटने शुरू किए हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे वो जंगल हर जगह काटते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, मैं आप सबको यही कहूंगा, मोदी का एजेंडा ये है कि इस देश के संविधान को खत्म करना। वो कहते थे 400 पार तुम सीट दो, इस बार 400 पार आएंगे। तुम अगर सीट देंगे तो हम संविधान बदलेंगे, ये उनका वायदा था। अगर संविधान बदल गया, याद रखो, आप लोगों को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो अडल्ट फ्रेंचाइज, नौजवानों को, बूढ़ों को और सभी लोगों को जो वोटिंग का अधिकार दिया है, वो अधिकार इनके गवर्नमेंट ने छीन लिया जाएगा। यह कोशिश हमेशा उनकी रही है। आज भी देखिए, अभी हमारे नेता जिक्र किए, राहुल गांधी जी ने, महाराष्ट्र में अब जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है, वो चोरों की सरकार है।
एक 85 लाख वोट को बदलकर वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी वाले। आज वही कोशिश, कल जो राहुल गांधी जी बिहार गए थे, आप देखे होंगे बिहार में जो बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर 7 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ वोटर्स को वो काट रहे हैं। क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? क्या ऐसे लोग चाहिए? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? बचेगा लोकतंत्र? तो ऐसे गद्दारों को हम निकाल देना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, अपने पैरों पे आप कुराड़ी मार लेंगे। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आप इतने लोग अब आए हैं। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आदिवासी को रिजर्वेशन मिला है। ये लोकतंत्र है, संविधान है, इसीलिए शेड्यूल कास्ट को आज उनको भी रिजर्वेशन मिला है। और समानता, शिक्षण, स्वास्थ्य, ये सब चीजें संविधान के वजह से सबको मिला है, सब लोगों को मिला है। इसको अगर बचाना है, आप लोग एक होना, मजबूत रहना। हाल ही में मैं सुना, देखो सुनिए बाबू, सुनिए, तुमको भी बोलने में आसानी होगा कि जो बीजेपी सेक्युलर और सोशलिज्म इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहती है। क्यों हटाना चाहती है? अरे उनके संविधान में तो, उनके जो पार्टी की संविधान है उसमें सेक्युलर सोशलिज्म लिखा हुआ है। और 1980 में उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें ये उन्होंने लिखा है, हम भी संविधान में जो लिखा है उसका पालन करते हैं। अरे कहाँ पालन करते हो? हर जगह आरएसएस और बीजेपी ऐसे बातें कहते हैं, गरीबों के खिलाफ कहते हैं, संविधान के खिलाफ कहते हैं। इसीलिए मेरा नौजवानों से एक नम्र विनती है, आप जागो, उठो, संविधान की रक्षा करो, तभी तुम बचेंगे। नहीं तो ये लोग, बीजेपी के लोग, ये हर समाज को बांट रहे हैं, हर धर्म को बांट रहे हैं। अगर धर्म नरम में झगड़ा लगाने की कोशिश ये क्यों कर रहे हैं? कि हम लोगों को ये चाहते हैं कि इनका बंटवारा करो। भाइयों, हम तो संविधान बचाने के लिए आए हैं। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। क्यों किया? कि उन्होंने इस संविधान को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए उन्होंने किया। मणिपुर से बंबई तक उन्होंने पदयात्रा की। वो क्यों किया? कि संविधान को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों का होगा, उनका नहीं। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मोदी हमेशा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब चीजें करने का काम कर रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप डरेंगे तो मरेंगे, आप डरेंगे तो मरेंगे। अगर आपको जीना है तो डरना नहीं, काम करना है। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात कहने आया हूँ, जो अब
राहुल जी आवाज उठाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है? पहले वोटर लिस्ट बनाते वक्त वहां पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड ये वो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड भी चलेगा, राशन कार्ड भी चलेगा। किसी इस डॉक्यूमेंट को आप लिस्ट में डालो और लिस्ट में डालकर वोटर लिस्ट बनाइए। भाइयों, आप तमाम लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी कितने झूठ बोलते हैं, बीजेपी कितनी झूठ बोलती है। उन्होंने ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म किया हूं। मैं उनको कहा हूं कि ये लड़ाई बंद करो, उन्होंने फौरन बंद किया। ऐसा ट्रंप 16 बार बोले, मोदी उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? उनके पास ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब उनके पास हिम्मत नहीं है, ऐसे लोग देश की हुकूमत नहीं कर सकते। जिसके पास ताकत नहीं, जो आदमी ताकत से नहीं लड़ता, उस आदमी को जिस देश के ऊपर, जिस देश का रक्षण करने की हिम्मत नहीं है, उनको हम कभी लीडर नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, यहां पर जो मोदी जी ने बहुत सी बातें करके गई, अभी भी करते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार आई है। डबल इंजन सरकार क्या है भाई? कौन सा काम कर रहे हैं? अरे डबल इंजन की सरकार तो अदानी को जमीन दे रही है, पीयूसी बेच रही है, सब चीजें अमीरों के लिए हैं, इस ओडिशा के गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूं, मेरे को दर्द है, क्योंकि ये संविधान बचा तो ही मैं बचूंगा। दलित बचेंगे, आदिवासी बचेंगे, नौजवान बचेंगे, महिला बचेंगे, किसान बचेंगे। दूसरों की इसकी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं? वो खा पी के मजे में है, उनको कुछ चाहिए नहीं। अरे जरा चुप बैठो भाई, बाद में तुम्हारा जोश दिखाओ। इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, उस इलेक्शन में अगर जीत के आए तो हम आपके ऐसे 100 ललकार सुनेंगे। थोड़ा पहले सुनने का सीखो भाइयों। और एक बात आपको ये कहूंगा कि राहुल जी मणिपुर गए तो मोदी क्यों नहीं गए भाई? मोदी क्यों नहीं गए? आज तक नहीं गए। 42 विदेश देशों में उन्होंने घूमा, 42 देशों में आज तक गए हैं। अभी भी 8 राष्ट्र का घूम रहे हैं, मालदीव्स को जा रहे हैं। अरे ये सब देशों को आप जा सकते हो, क्यों मणिपुर नहीं जाते? वहां रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद है। ये सब हो रहा है, मोदी उधर पैर नहीं रख रहे। इतने जहाज है उनके पास, क्या उनको 1-2 घंटे टाइम नहीं मिलता? आपको पाकिस्तान के लोगों को बिन बुलाए जाकर उनसे गले मिलते हो,
हर लीडर से जाकर गले मिलते हो, तो क्या आपको मणिपुर के महिलाओं का रक्षण करने के लिए, महिलाओं को, बच्चों का रक्षण करने के लिए, वहां के जो इतनी भारी आपस में लड़ाई चल रही है उसको शमन करने के लिए आप क्यों नहीं जाते, ये मैं पूछता हूं। लेकिन उनको देश के बारे में हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ गले में मेरे को कौन बुलाकर कौन वो उनका देश का हार डालेगा, किस देश में जाके मैं वो सर्वोच्च पद लेऊं, इसमें ज्यादा उनका ध्यान है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये उनके पास उधर जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। और मैं खास करके SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के उनके भय को निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आदिवासी भाइयों, शेड्यूल कास्ट के लोगों, किसान के जितने भी लोग हैं और युवक हैं, आपको लड़ने का सीखना चाहिए, आप लड़ना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, दलित लोगों से भी कहूंगा, आदिवासियों से कहूंगा कि तुम अगर लड़ेंगे नहीं तो तुम निश्चित रूप से मरेंगे। तुमको दबाने वाले लोग हैं, तुमको दूर रखने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाके तुमको मंदिर से दूर रखते हैं, तुमको हर देवल से दूर रखते हैं। मैं हाल में सुना यहाँ पर जो एक हालात हो गई, देखो यहाँ पर सुनो, हाल ही एक खबर मुझे मिली है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लोगों को पीटा गया, 2 दलित लोगों को पीटा गया, बाल काटे गए, 2 किलोमीटर तक घुटने पर उनको चलाने की कोशिश की और घास खाने, गंदा नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। क्या ये चाहते हैं? अरे इसके ऊपर अब जोर लगाओ, कहो, लड़ो। वो छोड़कर अगर हम छोटी मोटी बात करते नहीं तो मर जाएंगे। ये लोगों को, दलितों की हालत बीजेपी सरकार में है, यहाँ के सरकार में है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी सत्याग्रह कर रही है, हमारी पार्टी हर जगह एजिटेशन कर रही है, लेकिन सरकार सो गई है। सरकार को उठाना होगा, जो चाहे उस मंत्र से उठाओ, तभी वो उठेंगे। और शेड्यूल कास्ट की हालत अगर उड़ीसा में ऐसी है तो आप ध्यान में लो, कल के दिन किसी और जगह ऐसा ही होगा। भाइयों, एक ऑफिसर को भी बीजेपी वालों ने मारा। अरे ऑफिसर को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। अगर ये चीज यहाँ पर चलते गया तो कोई गरीब नहीं बचेगा, कोई दलित नहीं बचेगा। इसीलिए आपको ठीक ढंग से काम करना है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा, विधानसभा 29 मार्च 2025 को यहाँ के उपमंत्री ने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया है। 11 महीने में 28,000 महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार हुए। कितने? 11 महीने में 28,000 महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए। इसके खिलाफ लड़ो। ये लड़े तो ही हमारे लोग जागृत हो गए।
महिला जागृत होगी, लड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए आप सभी लोग, चाहे वो गोपालपुर ब्रिज गंगा गैंग रेप हो, चाहे वो हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की भेजे थे, वो रिपोर्ट भी आया है, हम देखेंगे। उसके बाद में सदन में भी इस बात को हमारे लोग उठाए हैं और आने वाले दिनों में भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सवाल को उठाएंगे। और एक मैं खास करके कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कमीशन खोरी बहुत है। अरे सैंड बेचते हैं, फॉरेस्ट बेचते हैं, हर चीज बेचने का, कमीशन खाने का। तो ऐसे बीजेपी के लीडरों को, गुंडों को आपको ठीक करना होगा। जैसा ठीक करना है वैसा ठीक करो। आप कहेंगे ठीक करे तो हमको जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे तभी तो आप लोग लड़ते रहना है अपने हकूक के लिए। जब आजादी के लिए हमारे लोग, लाखों लोग जेल गए, फांसी पे चढ़े, अपने बच्चों की जब स्कूल बंद कर दिए, तो क्या वो नहीं लड़े? किनके लिए लड़े? क्या ये अपनी हिफाजत के लिए, अपने हकूक के लिए आप इन गुंडों के साथ लड़ नहीं सकते? लड़ना बोले तो मैं रोज उठ के मारा मारी करो वो नहीं बोलता। लड़ना जो बापू ने हमको सिखाया है, सत्याग्रह करना, एजिटेशन करना और सब लोग मिलके काम करना। तो मैं जो अभी याद किए, राहुल गांधी जी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तक सरकार ने लापरवाही की। वो उसमें 3 श्रद्धालु मर गए, 50 से अधिक लोग घायल हो गए और रथ भी 2 दिन ठहरा। अमीर आने तक उसको खींचना नहीं। क्या अमीर के लिए भगवान बना है? क्या अमीर के लिए ही जगन्नाथ है? अरे भाई, भगवान सबके लिए होता है। और आज ये भगवान के नाम में भी लूट रहे हैं। ये बीजेपी का काम यही है। भगवान का राम नाम सत्य है, ये बोलते हैं। और उनका काम क्या है? मुख में राम, बगल में छुरी। मुख में राम, बगल में छुरी। अरे ये बीजेपी का काम है, इनको हमको छुड़ाना है। और यहाँ पर जो हमारी नेता इंदिरा गांधी जी आई थी, आप सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो मैं आई हूँ, मैं उन्हीं के शब्द को मैं पढ़ता हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूं। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूं। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या न रहूं। मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने के लिए लगाएंगे। कौन कहते हैं? कोई बहादुर है बीजेपी में? कोई माँ का लाल है ऐसी बात करने वाला? उन्होंने अपनी जान खोई, 30 गोलियां उनके छाती में गिरी, प्राण छोड़ी। ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस के नेता लोग। तो इसीलिए जो लोग देश के लिए लड़ते हैं और देश को एक रखने के लिए, हमारे राजीव गांधी जी अपनी जान खो दिए, इंदिरा गांधी जी दी, और देश के उसूलों के लिए महात्मा गांधी जी दिए।
बताओ मेरे को, बीजेपी में, आरएसएस में ऐसा कोई नेता है कोई नेता? और तुम हमको सिखाते हो। तो भाइयों, मैं आपसे ये विनंती करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। राहुल जी भी वही काम आज कर रहे हैं देश के लिए और एकता रखने के लिए, और एकता हम रखेंगे और एकता के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अफसोस है आज की सरकार हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार करने के लिए हर जगह जाते हैं। अरे भाई, वहां पहलगांव में और हमारे दूसरे जगह हमारे जो मीटिंग हो रहे हैं, उन मीटिंगों में मोदी नहीं आते, इलेक्शन में फिरते हैं। अरे जिसको देश की चिंता नहीं है वही ऐसी काम करता है। इसलिए आप लोगों को गौर से सुनना है, काम करना है। और मैं समझता हूं आज ओडिशा की कांग्रेस मजबूत हो रही है, ओडिशा की कांग्रेस मजबूत हो रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ एक स्लोगन दीजिए, जय कांग्रेस। क्या आज सुबह नाश्ता नहीं करे क्या आप लोग? जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय ओडिशा, जय ओडिशा, जय ओडिशा। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समापन भाषण के लिए वोट ऑफ थैंक देने के लिए आदरणीय हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय सप्ता उल्का गिरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और सभा को समाप्त करने की घोषणा भी करें। हम सबके बीच आए हुए हमारे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबके नेता लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, संगठन महामंत्री श्री केसी वेणुगोपाल जी, मंच पे सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, सारे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे विधायकगण, सारे नेतागण, भाई बहनों, आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बहुत मात्रा में उड़ीसा के हर जिला से आप यहाँ आके पहुंचे हमारे नेता को सुनने के लिए। राहुल जी जब आप बोले कि महाराष्ट्र हरियाणा में इलेक्शन चोरी किया है, हमें लगता है उड़ीसा में भी इन्होंने चोरी किया है, बिल्कुल चोरी किया है। मुख्यमंत्री जब जाते हैं 5000 लोग भी जमा नहीं होते हैं। रथ यात्रा में कोरापुट में 10-10 मंत्री मेरे क्षेत्र में गए थे, वो मंत्री को रिसीव करने के लिए 100 से ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे। 1 साल से सत्ता में आए हैं, पहले 24 साल एक सरकारी ऑफिसर चलाता था, लेकिन अभी सरकार किसी को मालूम नहीं गुजरात में कौन बैठ के चला रहा है। यह सरकार यहाँ पे ट्रांसफर करने का औकात मुख्यमंत्री को नहीं है। यहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होके कोई एक गुजरात का बंदा यहाँ बैठा हुआ है जो पूरा सरकार चला रहा है। जब 2024 का इलेक्शन समाप्त हुआ, ये लोग की बोलती बंद होगी, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको याद होगा लोकसभा में बोलते थे, जय जगन्नाथ बोलने लगे। लेकिन दुख की बात है इस साल रथ यात्रा में अदानी के लिए प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा को रोकना। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जितन राम मांझी का नीतीश सरकार को समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा को लेकर सियासत हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, नीतीश सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है।
इससे लोगों को राहत मिलेगी और इससे राजस्व को कोई नुकसान नहीं होगा। बिजली फ्री देने का जो नीतीश सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है और मैं तो यही कह रहा था जब हम अपने मंत्रिमंडल काल में थे तो हमने तो कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले सभी किसानों का बिजली माफ़ कर देना चाहिए। वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन जनरल कंज्यूमर के लिए अगर इन्होंने कितना 120 यूनिट माफ़ करने की बात की है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 125 है, हाँ तो 125 यूनिट इन्होंने माफ़ किया थी, फ्री कर दिया है। ये स्वागत योग्य बात है और मैं समझता हूँ कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। कारण है कि हमारे बिजली वाले जो कर्मचारी लोग हैं, नीचे के लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, वो सरकार को रेवेन्यू पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग अपना ढंग से काम कर ही लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि फ्री कर दिया जाए। तो 125 फ्री कर दिए हैं, ये अच्छा है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, जिस योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं उस योजना को कॉपी कर रहे हैं, उसकी घोषणा। अब उनके मन में जो बात आती है वो बोलते रहते हैं। वो 4 दिन के आदमी हैं, ये 20 साल से सरकार चला रहे हैं, अनुभव की भी बात है। इतना अनुभवी और प्रगतिशील विचार के नीतीश कुमार हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। अब वो अपने मन में बना लें कि हमको ये करना है, हमने ये कहा है, वो कहा है, और वो बात को अमली जमान लोग पहनाते हैं तो उन्हीं का नकलची करते हैं। सो बात नहीं है। विरोधी का काम है करना, वो अपना काम करते रहें, बोलते रहें, लेकिन नीतीश कुमार शनई शनई देश के और राज्य के हित में जो काम होता है वो कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। चाहे हर तरह का ये निर्णय ले रहे हैं, वो उचित निर्णय है, राज्य हित में है। सर, पटना में गोली लगी, पारस हॉस्पिटल घुस के गोली मार दिया, पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी, दानापुर में कर दिया। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है। वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात होती तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी है। आप देखें कि चाहे जो भी घटना घटी है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। और अब तो नीतीश कुमार जी ने एक नया आयाम शुरू कर दिया है कि जो ऐसे कल्प्रिट होते हैं उनको ठोक दिया जाता है, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आप देखिएगा, बहुत लोग इनकाउंटर के चक्कर में पड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि भय उत्पन्न होना चाहिए और उत्पन्न हो रहा है। ये एक्सीडेंटल है कि वहाँ कर लिया, इसमें पारस को चाहिए था अपना उसका सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखना चाहिए था। सिर्फ वो लोग पैसा लेते हैं, मरीजों से काफ़ी पैसा उगाते हैं, उनकी सेवा और उनका सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्पष्ट होता है कि उनको सावधान रहना चाहिए था। सर, ललन सिंह मटन पार्टी दी है, इस पर आरजेडी बोल रहा है कि पिछले साल मछली खाए थे। सावन में मटन पार्टी, हाँ, सावन में ललन सिंह। तो क्या इसमें फ़र्क पड़ता है? सावन और भादों से क्या पड़ता है? जो मछली खाने वाले होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सावन में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग तो अपने खुद खूब खाते हैं, इसलिए दिए हैं पार्टी। तो अच्छी बात है, इसमें चर्चा की क्या बात होनी चाहिए। राजद वाले बोल रहे हैं कि उनको बोलते थे कि मछली खा रहे हैं, नवरात्र में मछली खा रहे हैं। अब कौन कहाँ बोले हैं उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन सावन में इन्होंने पार्टी दी है तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। बहुत लोग सावन में मीट खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। ऐसे भी बहुत लोग इतवार को, एकादशी को नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एकादशी को अगर कोई पार्टी दे दिया तो चर्चा का विषय बन जाए। उसी प्रकार से सावन में बहुत लोग नहीं खाते हैं और मीट और मछली का पार्टी हो गई तो इस चर्चा। सर, राजस्थान के हैं बीजेपी के जो वहाँ के प्रभारी, उन्होंने बोला है कि राजीव गांधी ने एक रोबोट मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दिया था मनमोहन सिंह के बारे में। अभी हमको जानकारी नहीं है कौन कहाँ बोला है, उसके बारे में रिएक्शन देना उचित नहीं है। इसके अध्ययन कर लेंगे तो हम इस पर बात करेंगे।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर फिर बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 2025 में इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई रहा। इस अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। Many congratulations to all the awardees, to all the winners. गुंटूर की टीम से निवेदन मंच पर पधारे। अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। अनुरोध करते हैं सबसे पहले कि इंदौर की टीम कृपया मंच पर पधारे और करताल ध्वनि से बधाई देते हैं। सुपर स्वच्छ लीग की पहली श्रेणी, सबसे पहला नाम इंदौर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पुनः जोरदार तालियां, शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। अब हम सूरत की टीम से निवेदन करते हैं कि कृपया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा बंद, कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास का बयान। ओडिशा बंद के दौरान कांग्रेस का आक्रामक रुख जारी है। एफएम कॉलेज बालासोर की छात्र की दर्दनाक मौत को लेकर भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने इस मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, उन्होंने हमें गिरफ्तार करने दीजिए, लेकिन पुलिस सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन कर रही है। अगर समय रहते एफआईआर दर्ज होती और कार्रवाई की जाती तो ये दुखद घटना नहीं होती। करने दो ना, एलएस तो करेंगे, हम जानते हैं जो उनका काम वो करेंगे। पुलिस है, सरकार जो आदेश देगा वही करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहा आईआईसी को कि एफआईआर करो? क्यों एमएलए ने फोन किया आईआईसी को और एसपी को कि एफआईआर नहीं करना चाहिए? क्यों? ये बीजेपी का साजिश है उस बच्ची को मारने का, ये हम कह रहे हैं। एक सीधी सी बात थी, एक एफआईआर हो गया होता और पुलिस एक्शन हो गया होता, ये सब नहीं हुआ होता, ना ओडिशा बंद होता, ना वो सब करते। एक एफआईआर का कितना महत्व है वो मैं दिखाना चाहता हूं। एक एफआईआर नहीं होने से क्या होना चाहिए वो मैं एहसास दिलाना चाहता हूं एफआईआर करने वालों को और सत्ता में बैठने वालों को। एफआईआर का मीनिंग समझना चाहिए। कौन कर रहा है? एक बच्ची कर रहा है। क्यों कर रहा है? महिला जब निर्यातित होता है पुलिस के पास आता है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है कि एफआईआर करो, उसके बाद कार्रवाई करो। मांग क्या है? आगे कैसे लड़े हो? मांग है जो दोषी एफआईआर नहीं किया आईआईसी और जो एसपी एफआईआर नहीं किया नेताओं की बात में आके, और जो नेता एमएलए जिम्मेदार है, जो एमपी जिम्मेदार है, जो एजुकेशन मंत्री जिम्मेदार है, इनको डिसमिस करो, पार्टी से निकालो। नहीं तो मोहन मांझी कल आप इस्तीफा करो, नहीं तो हम आपका इस्तीफा मांगेंगे कल से। लड़ाई जो शुरुआत है, हमारा लड़ाई में कभी अंत नहीं होता है। महिलाओं को लड़ाई शुरू किए और चल रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सूरत को स्वच्छता में दूसरा स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 2025 में सूरत ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे गुजरात के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा, गुजरात के लोगों ने मिसाल की ये उपलब्धि हासिल की है। मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ जो उस दिन रात दिन मेहनत कर और हमारे शहर को स्वच्छ बनाए रखे। आज गुजरात के बनासकांठा जिले में दाता तालुका के मोटा पिपोदरा गांव में 14 साल पहले 29 परिवार 300 लोग ये क्षेत्र के कुरिवाजों के कारण ये गांव उनको छोड़ना पड़ा। आज गुजरात के बनासकांठा पुलिस द्वारा खासतौर पे कानूनी किताबों को बाजू में रख के सोशल पुलिसिंग एवं दिल की किताबों को जोड़ने का काम किया है और आज का दिन ये क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। वही 29 परिवार एवं 300 लोगों को
आज दोनों समाजों को प्यार से इकट्ठा करके पिछले कई सालों से जो दुश्मनावट थी वो खत्म करवा के आज वही समाज उनके स्वागत के लिए और सभी परिवारजनों का स्वागत करके आज पुलिस द्वारा सामाजिक दृष्टि से पक्के घर बनवाए गए। ये जमीन जहाँ खेत किया करते थे वो लोग खेत का काम किया करते थे, जहाँ जंगल हो गया था उसको वहीवटी तंत्र एवं पुलिस ने साथ में मिलकर साफ की और आज वापस यहाँ पे खेत उनका चालू हो गया। लाइट, पानी, गैस सभी सेवाओं को उपलब्ध करवाया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये कुरिवाजों के सामने गुजरात पुलिस इसी प्रकार से सोशल पुलिसिंग के माध्यम से एक के बाद एक अनेक जिलों में कई विषयों पे बहुत ही बड़े ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। मैं गुजरात पुलिस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, खासतौर पे मेरी बनासकांठा जिला पुलिस को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सर, पहला दाखला पूरे देश के अंदर सामने आया, क्या कहोगे? ये गुजरात के लोगों की जीत है। गुजरात के लोगों ने साथ में मिलके ये हासिल किया है। गुजरात सरकार के जो प्रयास थे और खास तौर पे मैं अहमदाबाद और सूरत के स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हम लोग अव्वल पे रहे हैं उसके लिए सबसे पहले जिनकी रात दिन मेहनत है, जो कड़ी धूप में काम करते हैं, जो भारी बारिश में हमारा शहर स्वच्छ रखते हैं, ऐसे मेरे सभी स्वच्छता दूतों को, मेरे सभी स्वच्छता दूत भाई बहन एवं सभी बुजुर्गों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, उनका आभार मानता हूं, जिनकी मेहनत से आज गुजरात स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में अव्वल चल रहा है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी बालासुर की छात्रा की मौत को लेकर ओडिशा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। भुवनेश्वर में कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये सरकार पीड़िता को न्याय नहीं देना चाहती और अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों को घेरते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जुल्मी सरकार है, न्याय आप देख सकते हैं कैसे दमन कर रही है। ये सरकार गुंडागर्दी के बल पर इस बेटी के न्याय को नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, हम डरने वाले नहीं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस जुल्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा तक हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है, जुल्म जातीय अन्याय के खिलाफ हमें संघर्ष करना है। आप बताइए, आदरणीय राहुल गांधी ने उस पीड़िता से बात की, उसके परिजनों से बात किया, क्या मोदी जी बात किए या अमित शाह बात किए? वो भाजपा की बेटी थी। जो लोग अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते, ऐसे लोगों को सरकार पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे।
खबर की ओर। बिहार में बढ़ती हत्याओं पर पुलिस सतर्क। बिहार में हत्या की बढ़ती वारदातों को लेकर पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। पटना के एडीजी कुंदन कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में पूरे बिहार में काफी हत्याएं हुई है। सबसे ज्यादा हत्याएं अप्रैल, मई और जून के महीने में होती है, जब खेती का काम कम होता है और लोग खाली होते हैं। बारिश के बाद जब किसान समुदाय व्यक्त होते जाता है तो ऐसी घटनाएं कम होती जाती है। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा सरकार को चुनना बड़ी गलती थी, सोफिया का बयान। ओडिशा बंद को लेकर राज्य भर में सियासी पारा चढ़ गया है। कटक में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने भाजपा और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, आज ओडिशा की जनता को एहसास हो रहा है कि भाजपा सरकार चुनकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं दिख रही है। देखिए, ओडिशा बंद का जो आह्वान दिया गया है ओडिशा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, केवल वो लड़की सौमिश्री बिसी, हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ खड़े होने के लिए, उसके परिवार के साथ खड़े होने के लिए, जो सिस्टम में जो गैप है, जो गलती है, जो फेलियर है, उसको एक्सपोज करने के लिए, और हर ओडिया, 4.5 करोड़ ओडिया आज ये चीज महसूस कर रहा है कि वो गलती कर दी है एक्सीडेंटली। ये सरकार को वोट देके इनका कोई दायित्व नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आज सब एकजुट हुए हैं उड़ीसा बंद करने के लिए, एक दबाव डालने के लिए कि न्याय मिल पाए वो बच्ची को, उसके साथ सारे महिलाओं को राज्य में जो न्याय चाहिए, जो आइन चाहिए, वो सब चीज पे सरकार काम कर पाए। जो इसमें शामिल हैं, जो उसको न्याय नहीं दे पाए, ठीक समय में जो एक्शन नहीं दे पाए, वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजगढ़ में बस दुर्घटना में कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मंत्री नारायण सिंह पवार ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। यात्री अपने काम पर जा रहे थे, बस रायगढ़ से व्यापारी जा रही थी। जैसे ही बस स्पीड ब्रेकर पर धीमी हुई, पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस पूरी तरह पलट गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है ये। लोग प्रातःकाल से अपने काम पे, सरकारी ड्यूटी में लोग जा रहे थे। राजगढ़ से बस रवाना हुई थी, राजगढ़ खिलचीपुर से ब्यावरा तरफ आ रही थी। ये बामलवे जोड़ पर एक स्पीड ब्रेकर है के नाम का एक निशान बना हुआ है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का, जितने चश्मदीद लोग हैं। ब्रेकर से के कारण गाड़ी रुकी और पीछे एक हरियाणा पासिंग ट्राला आ रहा था, उससे जोरदार टक्कर पिछाड़े धुरी गाड़ी में और पूरी गाड़ी पलट गई। उसमें छोटेलाल नाम का एक व्यक्ति जो ड्राइवर थे, लगभग 50-52 की आयु थी उनकी मौके पर डेथ हो गई है। 17 लोग कुल मिला के इसमें इंजर्ड हैं। इसमें से राजगढ़ 6 लोग राजगढ़ अभी परीक्षण के लिए भेजे गए हैं जिला चिकित्सालय में। उनकी वहाँ सीटी स्कैन और सोनोग्राफी वगैरह होनी है। शेष लोग 9 लोग करीब यहाँ ब्यावरा सिविल अस्पताल में अपना उपचार करा रहे हैं, और जो सामान्य स्थिति में है, थोड़े इंजर्ड, हाथ पैर में लगी चोटें उनको, लेकिन कोई खतरे में नहीं है। राजगढ़ जो भेजे गए वो भी खतरे से बाहर है। अभी
परीक्षण के उपरांत फिर जो भी वर्जन आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी मेडिकल में, उसके आधार पर चर्चा होगी आगे। घायलों में 2 फीमेल महिलाएं भी हैं, एक को राजगढ़ भेजा परीक्षण के लिए, एक अभी ब्यावर अस्पताल में ही अपना उपचाररत हैं। घटना में जो ट्रक या ट्राला था उसको करनवास पुलिस में ट्रेस कर लिया गया, आगे की इंक्वायरी उसमें जारी है। इस दुर्घटना को लेकर के मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी चर्चा की है, घायलों से भी मिला हूँ मैं। इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर सड़क पर बने हुए हैं जो मानक स्पीड ब्रेकर का हिसाब से बनना चाहिए। मैंने आज ही एसडीएम का तत्काल एनएचआई के अधिकारी को संपर्क करें, बात करें, नहीं मानते के खिलाफ पुलिस एफआईआर कराएं। रोज दुर्घटना उस प्रकार की हो रही है, इसलिए भले ही एनएचआई के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाना मना है, लेकिन हमारे जिले में कई सारे ब्लैक स्पॉट हैं। पिछले दिनों हमारे आगरे में माननीय कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन के एसपी वगैरह ने चर्चा की है एनएचआई अधिकारियों को बुला करके, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ है। मैंने कहा है आज ही तत्काल तलब करें उनको। शासकीय और स्पीड ब्रेकर जो मानक है नेशनल हाईवेज पे, उस मानक के हिसाब से जेब्रा कट बने, दूर से लंबे स्पान वाले ब्रेकर बने, ताकि दूर से अलर्ट हो जाए हमारे व्हीकल्स ऑपरेटर जो है, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, ईश्वर करे सबको सुरक्षा मिले सड़क पे चलते हुए। सरकार की ओर से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस घटना पे बहुत ही दुख प्रकट करता हूँ मैं। घायलों को अच्छा उपचार मिले, जरूरत पड़ेगी तो भोपाल को रेफर कराएंगे। अभी इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ड्राइवर की, वो उनका 100 परीक्षण अभी हो रहा है। उनको अंत्येष्टि के लिए मैंने भी एसडीएम को बोला 5000 रुपये की राशि तत्काल उनको उपलब्ध कराएं। अगर घायलों को जरूरत लगेगी तो उसकी भी हम सहायता उपलब्ध कराएंगे। माननीय कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ मैं, जैसे भी संभव होगा हर संभव उनका इलाज अच्छे से अच्छा किया जाएगा। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी जल्दी स्वास्थ्य उनका स्वच्छ सुलभ हो और वो अपने दिनचर्या कर सकें। इस घटना का पूरे क्षेत्र में शोक के लिए एक प्रकार से नहीं होना चाहिए ऐसी घटनाएं। हमारा प्रशासन सब लगा हुआ है इसमें सारी व्यवस्थाओं में। पहले भी रहेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हर जगह चल रही है मुफ्त की राजनीति, बोले रोहित पवार। बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब महाराष्ट्र से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कहा, दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब हर जगह मुफ्त की राजनीति हो रही है। लगता है बिहार ने भी यही सोच अपना ली है। कर रहे तो अच्छी चीज है। अभी अगर आप देखो महाराष्ट्र में जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से अपने को मतलब 22% जो भारत का टैक्स है उसमें से 22% हम देते हैं, महाराष्ट्र देते हैं। उसमें सब है, मराठी लोग है, किसान है, युवा है, अमराठी लोग है, सब है। और उस 22% से अपने को कितना आता है तो 0.6%। तो बाकी पैसा कहाँ पे जा रहा है तो बिहार को जा रहा है, उत्तर प्रदेश को जा रहा है, जो अनडेवलप्ड स्टेट्स है वहां पे जा रहा है। वो पैसे का कैसे इस्तेमाल करें उनको मालूम है। अभी क्या हो गया कि दिल्ली इलेक्शन के बाद और अगर आप महाराष्ट्र की बात देखोगे, ये जो पॉपुलिस्ट डिसीजन सरकार ने ली थी, हम 1500 रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये, तो अभी सब जगह ऐसी चर्चा चालू होगी कि फ्रीबीज में ही आप राजनीति कर सकते हैं, विकास में नहीं। तो शायद बिहार ने भी वो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करके वापस वो स्टेटमेंट दी होगी या उन्होंने कहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी को भी मालूम है, पहले वो 71 सीट्स पे थे, बीजेपी के साथ रहते रहते अभी 35 पे आए। अभी शायद उनकी रिटायरमेंट इस इलेक्शन में हो जाएगी, ऐसे लग रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जदयू ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को ऐतिहासिक बताया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा को लेकर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है, ये मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला है। बिहार में 1 करोड़ 80 लाख घरेलू उपभोक्ता है, इनमें से 1 करोड़ 66 लाख लोग 125 यूनिट बिजली का भुगतान करते हैं, यानी उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। ऐतिहासिक फैसला है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ 87 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है बिहार में, उसमें से 1 करोड़ 67 लाख
125 यूनिट बिजली यूज करती है, मतलब उसको तो पूरा का पूरा फ्री हो गया, रेस्ट को भी 125 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगा। लेकिन उसका दूसरा पार्ट है, मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि ये सब्सिडी है एक तरीके का, कि अगले 3 साल में आपको हर एक घर पे सोलर पैनल लगा लेना। आज जिस घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पे सोलर पैनल लगा लेना। उसमें जो कुटीर वाला जो घर है उसमें आपको 56 लाख घर ऐसा है, उसको बिहार सरकार लगा के देगी, एको पैसा उनका नहीं लगेगा। रेस्ट में घर पे 50% सब्सिडी देगी। तो अगले 3 साल में लगभग 10,000 मेगावाट आपको सोलर एनर्जी यहाँ पर बन जाएगा और कंज्यूम होगा। ये एक हिस्टोरिकल और बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में क्योंकि नीतीश कुमार जी को जब सरकार चलाने का मौका मिला तो यहाँ तो 6 घंटा 8 घंटा बिजली नहीं रहता था, 20-22% घर में ही बिजली कनेक्शन था और आज 100% घर में बिजली कनेक्शन है। 22 से 24 घंटा बिजली मिलता है। 700 मेगावाट बिजली का होता था, कंज्यूम होता था 2005 में, आज 8,500 मेगावाट बिजली का खपत है बिहार में। तो इसका और एक समय तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचा पाया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, और बिजली पहुंचा के वोट मांगने लोगों से आए थे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप है और इससे खास करके गरीब में, गांव में लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का बिजली अब फ्री हो गया। सर, बिहार में क्राइम पर सवाल उठ रहा है, अभी भी पटना पारस हॉस्पिटल में घुस के मार दिया गया। देखिए, एक चीज बताता हूं कि क्राइम को लेकर के ये बिहार सरकार के प्रायोरिटी नंबर 1 है। आज से नहीं, जब से सरकार बनी। और जब भी क्राइम होता है तो वो डिटेक्ट भी होता है और सजा भी मिलती है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई राजनीतिक संरक्षण किसी क्रिमिनल को सरकार में देता हो, तो क्राइम तो दुनिया में कहीं हो जाता है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि मैं पिछले 5 साल में कोई कह सकता है कि पटना में कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ है या रात में वो लोग पटना में निकलने में किन्हीं को वो लगता है। लेकिन इंडिविजुअल केस और मैक्सिमम मैं देखता हूं इस क्राइम में वो लैंड डिस्प्यूटेड रहता है या आपसी रंजिश का ही रहता है, तो उसमें भी डिटेक्ट करती है और उसको सजा मिलती है। लेकिन एज सच कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो तो हम लोगों को नहीं दिखता। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मनसुख मंडाविया ने खेलों का जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। दिल्ली में आयोजित खेलो भारत उद्घाटन समारोह के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और खेल प्रोत्साहन के पुरोधा मनसुख मंडाविया ने कहा, खेल एक जन आंदोलन है, इसे ऐतिहासिक और बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों का सहयोग जरूरी है। जनता, खेल महासंघ, राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। ओलंपिक काउंसिल ने बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स क्या है। स्पोर्ट्स एक कंपटीशन तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है और एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम उसको कैसे चलाएं, और यही स्पिरिट और यही मूवमेंट को हमें आगे बढ़ानी है तो सभी स्टेक होल्डर एक साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य गोल भी तय कर सकते हैं और गोल अचीव भी कर सकते हैं। और ये 4 स्टेक होल्डर है हमारे। एक हमारे एथलीट है, पब्लिक है, दूसरा हमारा फेडरेशन है, तीसरा हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट है। तो 3 स्टेक होल्डर एक साथ में मिलके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो ये देश का अनुभव ऐसा कहता है कि जब ये देश ने संकल्प करा है तो सिद्ध करके रहते हैं। ये हमारी शक्ति है और प्रधानमंत्री जी ने इस शक्ति पर विश्वास है और मुझे प्राउड भी है। और हम साथ में मिलकर संकल्प कैसे करें, कैसे हम तालमेल से काम करें। आज सारे दिन के लिए आपको क्यों बुलाया है? सारे दिन के लिए आपको बुलाने का उद्देश्य ये है कि सरकार ने क्या सोचा है स्पोर्ट्स सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आपका इनपुट्स क्या है, एथलीट क्या कहना चाहते हैं,
कॉरपोरेट सेक्टर क्या कहना चाहते हैं, फेडरेशन क्या कहना चाहते हैं। मैंने 4 सेशन में केवल आधे घंटे का प्रेजेंटेशन रखा है, 1 से 1 घंटे का या तो 45 मिनट्स का डिस्कशन रखा है। तब जाके हमारी थॉट को हम कंपाइल कर पाएंगे, तब जाके कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर पाएंगे। एक व्यक्ति या छुटक छुटक व्यक्ति कोई प्रयास करता है तो प्रयास तो सही दिशा में कई बार होता है, लेकिन इकट्ठा प्रयास नहीं होने से आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता है। हमें आउटपुट में कन्वर्ट करना है। दुनिया हमारे पर भरोसा करती है, दुनिया को विश्वास है और दुनिया को अपेक्षा भी है, इंडिया कर सकता है। क्या है खेलो इंडिया नीति बहुत कंपाइल करके आपने देखा होगा, मैं बार बार स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करता था, उसको सभी एथलीट के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करा, फेडरेशन के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करा, बहुत आपका सुझाव आया। इस सुझाव के आधार पर खेलो भारत नीति बनी। एक खेलो भारत नीति हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारी बुक, हमारी कंपाइल बुक है दोस्तों। हमारा रोड मैप को निर्दिष्ट करती है कि ऐसा रोड मैप होना चाहिए, दिशा में आपको काम करना है। एक खेलो भारत नीति आपके सामने आई, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उनके बाद उसमें एक दूसरा पहलू है, जब आपको रिफॉर्म करना है तब सीरीज में रिफॉर्म, स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म करना होता है। उसका फर्स्ट पार्ट था कि हम खेलो भारत नीति लाए। एक खेलो भारत नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए उसका एक पहलू था कि हमें गुड गवर्नेंस लाना है, दोनों तरह से, फेडरेशन में भी गुड गवर्नेंस लाना है, गवर्नमेंट की साइड से भी गुड। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।